हेलो फ्रेंड्स, प्लास्टिक एनालिसिस के लास्ट 19 वीडियोस में हमने प्लास्टिक थ्योरी को डिस्कस किया, प्लास्टिक बेंडिंग क्या होती है उसको समझा था और फिर मैंने आपको मेथड ऑफ एनालिसिस के बारे में बताया था। मैंने आपसे कहा था कि स्टैटिक और काइनेमेटिक दो तरह की अप्रोच होती हैं और इनके बेसिस पे हम प्लास्टिक एनालिसिस किस तरह से करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का उसको समझा था। उस पर बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल हमने करके देखे थे। फिर उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में मतलब प्लास्टिक एनालिसिस के 19वें पार्ट में हमने पोर्टल फ्रेम को स्टार्ट किया था और फिर पोर्टल फ्रेम का एनालिसिस किस तरह से किया जाता है मैंने उसकी बात की थी। आज इस 20वें पार्ट में हम कुछ एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं और उनके बेसिस पे किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी पोर्टल फ्रेम का प्लास्टिक एनालिसिस किस तरह से किया जाता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ और एक क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि डिटरमाइन द कोलैप्स लोड फॉर द पोर्टल फ्रेम एज शोन इन फिगर। ठीक, मैंने कहा कि ये एक पोर्टल फ्रेम है। इस पोर्टल फ्रेम के ऊपर 3 जगह पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। कहाँ पे? इस BC बीम के ऊपर, इस AB बीम में या AB कॉलम में, इस एंड पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है और सिमिलरली इस CD कॉलम के ऊपर यहाँ पे मिड पॉइंट पे एक पॉइंट लोड 0.5 W का एक्ट कर रहा है। ठीक, 3 जो मेंबर्स हैं तीनों की मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी अलग अलग है। इसकी MP, इसकी 2 MP, इसकी 1.5 MP है। ठीक, ये एंड हिंज है, ये एंड फिक्स्ड। क्लियर? अब इस पोर्टल फ्रेम के लिए मुझे कोलैप्स लोड की वैल्यू कैलकुलेट करना है, मतलब इसका एनालिसिस करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम इस पे कितने इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म पॉसिबल हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूँ और मुझे पता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म n इज इक्वल टू होता है n माइनस ds। ठीक, चलिए यहाँ पे n मुझे पता है कि नंबर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन है स्मॉल n और ds जो है वो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी है। तो चलिए सबसे पहले तो हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी की बात करते हैं, ds। ठीक, अब ds का जो फॉर्मूला होता है वो 3a प्लस r माइनस 3 होता है। ठीक है, चलिए अब नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड एरियाज कितने हैं हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस पोर्टल फ्रेम में जो क्लोज्ड एरिया हैं वो 0 है। क्यों? क्योंकि देखिए ये साइड जो है ये ओपन, तो फिर a की वैल्यू हो गई 0, मतलब 3 × 0 प्लस अब r मतलब एक्सटर्नल रिएक्शन कंपोनेंट, वो कितने हैं? तो देखिए ये हिंज है तो हिंज विल प्रोवाइड थ्रू 2 रिएक्शन कंपोनेंट, तो यहाँ पे 2 रिएक्शन हो गई और फिक्स्ड एंड पे 3 रिएक्शन कंपोनेंट होते हैं, मतलब 2 + 3 ये 5 हो गया माइनस 3 मीन्स डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ दिस पोर्टल फ्रेम इज 2। क्लियर? अब नंबर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन n कितने हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि जितने मेंबर होते हैं उनके एंड्स पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से तो क्रिटिकल सेक्शन जो हैं वो 6 होना चाहिए, लेकिन इस एंड पे हिंज है, ये जो A एंड है यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। तो फिर 3 मेंबर मतलब 5 क्रिटिकल सेक्शन हो गए। ठीक है, और इस पॉइंट पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, मतलब E पॉइंट पे भी एक क्रिटिकल सेक्शन होगा और ये जो F पॉइंट है यहाँ पे भी एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पे भी क्रिटिकल सेक्शन होगा। तो चलिए टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन हो गए 7। ठीक है, अब वो पॉइंट कहाँ हैं आप चाहें तो लिख लीजिए। तो B के जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट हो गया, मतलब B के ये पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हो गया। इसी तरह से E पॉइंट पे, C पॉइंट के इधर और इधर हो गया, और इसी तरह से D पॉइंट पे हो गया और F पॉइंट पे हो गया। तो ये जो है N जो है वो 7 हो गया। क्लियर? अब आगे चलते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मुझे पता है कि MBC और MBA की वैल्यू इक्वल होगी, उसी तरह से MCB एंड MCD की वैल्यू भी बराबर होगी। ठीक, मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन हैं वो हो गए 5।
7 की जगह 5 अब मैं बोल सकता हूँ। तो इस n की जगह लिख लेते हैं 5, ठीक है। स्मॉल n इज इक्वल टू हो गया 5। तो चलिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोलैप्स मैकेनिज्म जो होगा वो n माइनस डी एस मतलब 5 माइनस 2, तो ये हो गया 3। क्लियर? मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म हैं वो हैं 3। ठीक, अब पहले तो बात करते हैं कि ये 3 इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म कौन से हैं और उसके बाद फिर कंबाइंड मैकेनिज्म की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वो जो 3 इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म हैं वो इस BC बीम के कारण बनेगा, तो उसे मैंने बोला फर्स्ट बीम मैकेनिज्म। ठीक, उसको मैंने B से रिप्रेजेंट किया। उसी तरह से जो सेकंड बीम मैकेनिज्म होगा, आप उसको सेकंड बीम मैकेनिज्म बोल दीजिए या कॉलम मैकेनिज्म बोल दीजिए, क्योंकि वो कॉलम लोड इधर लग रहा है, तो इसके कारण भी जिस तरह से बीम मैकेनिज्म बनता है सेम मैकेनिज्म बनेगा। ठीक, वो मैंने उसको इस C फिगर से शो कर दिया। ठीक है, और तीसरा जो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होगा वो होगा स्वय मैकेनिज्म, वो मैंने ये बना दिया। क्लियर? तो 3 इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म कौन कौन से हैं हमने उनकी बात की। क्लियर? अब पहले तो इन तीनों इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म से हम कोलैप्स लोड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद फिर कंबाइंड मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट बीम मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, और मुझे पता है कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इंटरनल और एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क्स को हम इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए वर्क डन बाय दिस लोड, फर्स्ट बीम मैकेनिज्म की बात करते हैं, मतलब हम इस बी मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। किसकी? इस बी मैकेनिज्म। चलिए, तो बी में फिगर में लोड कितना है? W इंटू डेल्टा E। ठीक है, ये हो गया वर्क डन बाय लोड। ठीक है, और यहाँ पे 3 पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई, और वो कहाँ कहाँ हुई? बी पे, इस E पे और C पे। ठीक है, चलिए ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, इसलिए ये भी थीटा हुआ, ये थीटा हुआ, तो इस एंगल को बोल दिया मैंने 2 थीटा। ठीक है, तो चलो वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक हिंज की बात करते हैं। तो अब इस बी पॉइंट पे जो मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी? इन दोनों में जो लीस्ट होगी, तो इसकी MP, इसकी 2 MP, मतलब MP हो जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया MP इंटू थीटा। ठीक है, ये बी जॉइंट के कारण हो गई। इसी तरह से E पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो प्लास्टिक मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी है वो 2 MP है, और यहाँ पे जो रोटेशन है वो 2 थीटा है। ठीक है, अब C पॉइंट पे आइए, और C पॉइंट पे जो प्लास्टिक मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी होगी वो इसकी और ये जो CD कॉलम है इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो लेंगे, तो वो कितना है? 1.5। तो यहाँ पे लिखिए प्लस 1.5 MP इंटू थीटा। ठीक है, ये E प्लास्टिक हिंज के कारण है, और ये जो C पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज है उसके कारण। ठीक है, तो चलिए अब मैं लिख सकता हूँ W इंटू, अब ये डिस्टेंस कितना होगा? डेल्टा E, ये 5, ये थीटा, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी ये 5 थीटा होगी, तो इसको लिख दिया मैंने 5 थीटा। अब ये 1, 4 और 1.5। ठीक है, तो चलिए ये वैल्यू जो हो गई, ये वैल्यू हो गई 4, 5, 6.5 MP थीटा। ठीक है, तो ये थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ से जो W की वैल्यू आएगी विच इज़ इक्वल टू 6.5 बाय 5 मतलब 1.3 MP। ठीक है, चलिए तो इस बीम मैकेनिज्म से, ठीक है, इस बीम मैकेनिज्म से जो आपको लोड की वैल्यू मिली वो हो गई 1.3 MP। क्लियर? अब आगे चलते हैं और सेकंड बीम मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड बीम मैकेनिज्म बोल दीजिए। सेकंड बीम मैकेनिज्म बोल दीजिए, या इसको आप कॉलम मैकेनिज्म बोलना चाहें तो कॉलम मैकेनिज्म बोल दीजिए। ठीक है, ये सेकंड बीम मैकेनिज्म है, मतलब ये मैं C फिगर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो था ये B फिगर था और ये C फिगर। ठीक है, तो चलिए इसके लिए कोलैप्स लोड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले वर्क डन बाय लोड की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लोड है वो कितना है? 0.5 W।
0.5W इंटू डेल्टा एफ, ठीक है, यहाँ पे मैंने डेल्टा एफ लिख दिया, इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो लोड है ये सेंटर पे एक्ट कर रहा है, मतलब ये थीटा होगा, ये थीटा है, तो फिर यहाँ पे जो एंगल होगा इस पॉइंट एफ पे वो 2 थीटा हो जाएगा। तो चलिए वर्क डन बाय दिस लोड की बात करते हैं, ठीक है, तो वो हो गया। अब वर्क एब्जॉर्ब बाय हिंज की बात करते हैं। तो चलिए इस पॉइंट पे जो मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी होगी उसको मैंने बोल दिया 1.5 MP। ये 1.5 MP क्यों हुआ? क्योंकि इसका 2 MP है, इसका 1.5 MP है, इसलिए 1.5 MP हो गया इनटू थीटा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे जो हिंज है F, इसके लिए भी लिखिए 1.5 MP, ठीक है, क्योंकि इस मेंबर के लिए तो जो मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी है 1.5 MP ही है, और यहाँ पे जो एंगल है वो है 2 थीटा, प्लस इसके लिए फिर से 1.5 MP, ठीक है, इनटू थीटा। यहाँ तक क्लियर? तो चलिए इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5W इंटू ये डेल्टा एफ कितना होगा, देखिए ये जो डिस्टेंस है ये 3 है और ये एंगल है थीटा, मतलब ये 3 थीटा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा कि डेल एफ इज इक्वल टू 3 थीटा, तो यहाँ पे 3 थीटा लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू, ठीक है, ये कितना हुआ 1.5 1.5 3 और ये 3, मतलब 6 MP थीटा हो गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ से मैं W की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये थीटा से थीटा कैंसिल, और यहाँ से जब आपने W को सॉल्व किया, W की वैल्यू को देखा, तो ये हो जाएगा 6 MP बाय 1.5, मतलब 4 MP हो गया, ठीक है। मतलब इस सेकंड बीम मैकेनिज्म से जो आपने कोलैप्स लोड की वैल्यू कैलकुलेट की वो वैल्यू हो गई 4 MP के बराबर, ठीक। अब आगे चलते हैं और थर्ड बीम मैकेनिज्म की बात, थर्ड मैकेनिज्म की बात करते हैं, और उस थर्ड मैकेनिज्म को मैं बोल देता हूँ स्वय मैकेनिज्म, ठीक है। और स्वय मैकेनिज्म के लिए कोलैप्स लोड कितना होगा हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इस मैकेनिज्म को बोल देता हूँ ये डी मैकेनिज्म होगा, ठीक है, ये डी है, ये डी मैकेनिज्म है, इसको मैंने बोल दिया थर्ड मैकेनिज्म, और इसको बोल देता हूँ स्वय मैकेनिज्म, और ये डी फिगर पे, ठीक है। अब इस मैकेनिज्म के लिए कोलैप्स लोड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई, कहाँ पे, बी पे, सी पे और डी पे, और एक नेचुरल हिंज है, मतलब 4 हिंज होना चाहिए पोर्टर फ्रेम के अंदर, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये फिगर, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं और कोलैप्स लोड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए वर्क डन बाय लोड की बात करते हैं, तो वर्क डन बाय दिस पॉइंट लोड 0.5W इंटू डेल्टा बी लिख लिया मैंने, प्लस इस लोड के कारण वर्क डन, तो 0.5W इंटू डेल्टा एफ लिख लिया, इज इक्वल टू वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक हिंजेस की बात करते हैं। तो चलिए बी पॉइंट पे जो प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई उसके लिए प्लास्टिक मोमेंट रजिस्टिंग है कैपेसिटी है MP इंटू थीटा, प्लस अब सी पॉइंट पे जो प्लास्टिक मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी है वो कितनी होगी 1.5 MP, ठीक, लीस्ट लेना है इसलिए 1.5 MP, और यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा D है, प्लस अब डी पॉइंट पे बात करते हैं प्लास्टिक मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी की, तो वो होगी 1.5 MP इंटू यहाँ पे भी थीटा D, क्योंकि इधर भी रोटेशन जो है वो थीटा D है। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा कि ये जो थीटा और ये थीटा सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्वय होगा वो बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे सेम होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है वो सेम होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा सी होगा, और डेल्टा बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, ये डिस्टेंस है 4, ये है थीटा, मतलब 4 थीटा के बराबर होगा। तो ये इक्वेशन तो लिख ली मैंने, डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा सी इज इक्वल टू 4 थीटा, वो आ गया। अब देखिए ये एंगल में थीटा डी बोल चुका हूँ, ठीक है। अब
ये थीटा डी इज इक्वल टू होगा डेल्टा सी अपॉन ये डिस्टेंस 6, वो लिख दिया मैंने। तो फिर थीटा डी इज इक्वल टू आया 4 थीटा बाई 6, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। मतलब थीटा डी इज इक्वल टू हो गया 2/3 थीटा। ठीक है, तो चलिए ये एक हमें इक्वेशन मिल गई थीटा और थीटा डी के बीच में। अब मुझे ये डेल्टा एफ चाहिए, तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू होगा थीटा डी इंटू 3, ये लिख लिया थीटा डी इंटू 3, मतलब डेल्टा एफ इज इक्वल टू हो गया 2 थीटा। क्लियर। अब इस वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूँ 0.5 W इंटू 4 थीटा प्लस 0.5 W इंटू 2 थीटा। ठीक है, यहाँ से लिख दिया। और यहाँ पे लिखा MP थीटा प्लस 1.5 MP इंटू थीटा डी, मतलब 2/3 थीटा प्लस 1.5 MP इंटू 2/3 थीटा। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए ये 0.5 W इंटू 4, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 2W थीटा। ठीक है, उसी तरह से ये जो लिखा है 0.5 W इंटू 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 2W थीटा प्लस ये हो गया W थीटा इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो MP थीटा हो गया। यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे भी हो गया 3 MP थीटा। ठीक है, तो ये थीटा से थीटा सब जगह से हटा दीजिए, तो ये W इज इक्वल टू आया 3/3 मतलब MP। तो इस थर्ड इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म से मतलब स्वयं मैकेनिज्म से जो आपको कलिप्स लोड की वैल्यू मिली वो हो गई MP के बराबर। क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि 4 हिंज बनना ज़रूरी होता है इन केस ऑफ पोर्टल फ्रेम, नेचुरल प्लस प्लास्टिक मिला के। ठीक है, तो देखिए इस स्वय मैकेनिज्म में तो 4 हिंज बन गई, ये नेचुरल और 3 पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाई चांस 4 हिंज फॉर्म हो रही हैं, एक ए पॉइंट पे और ये 3 प्लास्टिक हिंज। इसी तरह से यहाँ पे भी ए पॉइंट पे और ये 3 प्लास्टिक हिंज। ठीक है, लेकिन अगर ये मान लीजिए फिक्स्ड एंड होता तो भी ये मैकेनिज्म होते, ये ध्यान रखिएगा। बीम मैकेनिज्म में ये ज़रूरी नहीं होता कि 4 हिंज फॉर्म हो। ठीक है, यहाँ पे ये 3 हिंज बनेंगी तो भी ये मैकेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर 3 हिंज बनेंगे, 3 प्लास्टिक हिंज बनेंगी तो भी ये स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। क्लियर। ये ज़रूरी नहीं है कि 4 हिंज फॉर्म हो, अगर ये फिक्स हो जाएगा तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इस पोर्टल फ्रेम में कितने कंबाइंड मैकेनिज्म पॉसिबल हैं, हम उनकी बात और करते हैं। तो देखिए मैंने 3 इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म अभी बनाए थे, B, C और D फिगर में। ठीक है, तो देखिए अगर मैं B और C फिगर को क्लब कर दूं तो फिर जो कंबाइंड मैकेनिज्म मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक है, और उसी तरह से अगर मैं और D फिगर को क्लब कर दूं तो फिर जो कंबाइंड मैकेनिज्म मिलेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो मैंने 2 कंबाइंड मैकेनिज्म बनाए। अब एक तीसरा कंबाइंड मैकेनिज्म भी पॉसिबल है। B, C और D तीनों फिगर को अगर हम कंबाइन करके एक मैकेनिज्म बना दें तो फिर वो एक थर्ड कंबाइंड मैकेनिज्म कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैं एक एक करके तीनों कंबाइंड मैकेनिज्म आपको बताता हूँ और उन तीनों कंबाइंड मैकेनिज्म के लिए हम कोलैप्स लोड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने B और C इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म को क्लब करके जो मैकेनिज्म बनाया वो ये है, इसे मैंने बोला कंबाइंड मैकेनिज्म 1, इसको मैंने ई फिगर से शो किया। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हम कोलैप्स लोड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए मैंने कहा बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन बाय दिस लोड, ये कितना होगा W इंटू डेल्टा E प्लस 0.5 W इंटू डेल्टा F। ठीक है, ये डेल्टा E था, ये डेल्टा F, ये दोनों वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट कर दी हैं। कैसे,
ये 5 थीटा, तो ये 5 थीटा हो गया डेल्टा ई। उसी तरह से ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ये जो डेल्टा एफ की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3 इंटू थीटा, मतलब 3 थीटा। क्लियर? क्योंकि सेंटर सेंटर है इसलिए ये थीटा थीटा है। क्लियर? इधर जो एंगल होगा ई पॉइंट पे वो 2 थीटा हो जाएगा। इसी तरह से जो एफ हिंज है उस पे जो रोटेशन होगा वो भी 2 थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है। क्लियर? अब वर्क एब्जॉर्ब बाय हिंज की बात करते हैं। तो यहाँ पे 4 प्लास्टिक हिंज फॉर्म होंगी। कहाँ कहाँ पे? बी पे, ई पे, एफ पे और डी पे। अब सी से जो प्लास्टिक हिंज थी वो एलिमिनेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए थीटा यहाँ रोटेशन हुआ तो थीटा यहाँ हुआ, मतलब सी पॉइंट पे जो नेट रोटेशन है वो 0 हो गया। क्लियर? और इस कारण से यहाँ से प्लास्टिक हिंज एलिमिनेट हो जाएगी। क्लियर? तो देखिए 4 प्लास्टिक हिंज के कारण हम वर्क एब्जॉर्ब बाय हिंज की बात करते हैं। तो चलिए बी पे कितना होगा मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी? MP, ठीक है, क्योंकि इसकी MP है, इसकी 2 MP मतलब MP, तो MP इंटू थीटा प्लस ई पे कितना होगा 2 MP, ठीक है, और इस पर रोटेशन कितना है 2 थीटा प्लस एफ पॉइंट पे जो हिंज फॉर्म हुई उसके लिए प्लास्टिक मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी है 1.5 MP इंटू 2 थीटा प्लस यहाँ पे डी पॉइंट पे जो मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी है वो है 1.5 MP और यहाँ पे जो रोटेशन है वो भी थीटा। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे W इंटू डेल्टा ई की वैल्यू, डेल्टा ई कितना है 5 थीटा प्लस 0.5 W इंटू 3 थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो हो गई ये हो गई 5 और 1.5 मतलब 6.5 W थीटा हो गया ये, ठीक है। इस साइड अपन लिख लेते हैं। इस साइड क्या होगा? ये 1 और 4 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 8 9.5 मतलब 9.5 MP थीटा हो गया, ठीक है। तो इधर मैंने लिख दिया 9.5 MP थीटा। तो ये थीटा से थीटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो W इज़ इक्वल टू आएगा वो हो जाएगा 9.5 अपॉन 6.5 मीन्स 1.46 MP। क्लियर? मतलब इस फर्स्ट कंबाइंड मैकेनिज्म से जो कॉलिप्स लोड की वैल्यू आई विच इज़ इक्वल टू 1.46 MP हो गया, ठीक। अब हम सेकेंड कंबाइंड मैकेनिज्म की बात करते हैं। इसको मैंने बोल दिया फिफ्थ, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने कंबाइंड मैकेनिज्म F, ठीक है। अब ये जो मैकेनिज्म है ये किस किस के कारण है? ये जो फर्स्ट बीम मैकेनिज्म था वो और स्वे मैकेनिज्म को क्लब करके जो मैकेनिज्म बना वो है ये। क्लियर? अब यहाँ पे प्लास्टिक हिंज कहाँ कहाँ फॉर्म होंगी? तो देखिए बी पॉइंट से प्लास्टिक हिंज एलिमिनेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना रोटेशन इधर हुआ उतना ही यहाँ हुआ, मतलब नेट जो चेंज है रोटेशन में वो 0 है, ठीक है। मतलब ये 90 डिग्री है, इसलिए बी से प्लास्टिक हिंज एलिमिनेट हो गई। अब जो प्लास्टिक हिंज है वो है ई पे, सी पे और डी पॉइंट पे। क्लियर? अब वर्क डन बाय लोड की बात करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए इस 0.5 W के कारण जो हुआ 0.5 W इंटू डेल्टा बी, ठीक है। डेल्टा बी ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। डेल्टा बी 4 थीटा है, W के कारण क्या होगा? W इंटू डेल्टा ई इज़ इक्वल टू, ठीक है, प्लस अभी एक चीज़ और, प्लस 0.5 W इंटू डेल्टा एफ, ठीक है। ये तीनों लोड के कारण डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए ये तीनों लोड के कारण वर्क डन आ है। क्लियर? अब वर्क एब्जॉर्ब बाय हिंज की बात करते हैं। तो देखिए ई पॉइंट पे जो हिंज है उसके कारण क्या होगा? 2 MP इंटू 2 थीटा प्लस सी पॉइंट पे जो प्लास्टिक हिंज है उसके कारण
जो मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी है वो है 1.5 MP इंटू थीटा प्लस थीटा डी मतलब 2/3 थीटा। ठीक है, अब इस डी पॉइंट के लिए लिख लेते हैं, तो ये होगा 1.5 MP इंटू 2/3 थीटा, ये लिख लिया। ठीक है, थीटा डी मतलब 2/3 थीटा। ठीक, ये किसके कारण है? ये ई पे जो प्लास्टिक हिंज थी उसके कारण है, ये जो डी पॉइंट पे है उसके कारण है, और ये जो है ये है सी पॉइंट के कारण। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से लोड की जो वैल्यू आएगी विच इज़ इक्वल टू 0.9375 MP आएगा। ठीक है, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो जो लोड की वैल्यू होगी वो होगी 0.9375 MP। मीन्स इस सेकंड कंबाइंड मैकेनिज्म के लिए जो कोलैप्स लोड की वैल्यू है वो है ये। क्लियर? अब थर्ड कंबाइंड मैकेनिज्म की बात और करते हैं। ये जो थर्ड कंबाइंड मैकेनिज्म है ये दोनों बीम मैकेनिज्म और स्वैब मैकेनिज्म को मिला के बना है। ठीक, मतलब तीनों के इफेक्ट को आपने कंसीडर किया। तो देखिए, इसको मैंने जी फिगर से शो किया और इसके लिए कोलैप्स लोड की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, लिखते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन बाय दिस लोड मीन्स 0.5 W इंटू डेल्टा B प्लस वर्क डन बाय दिस लोड W, तो W इंटू डेल्टा E, और वर्क डन बाय दिस लोड मीन्स 0.5 W इंटू। अब देखिए, यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट हैं, एक 2 थीटा और एक 3 थीटा के बराबर। जो 2 थीटा है वो स्वय के कारण आया था। जब आपने स्वय मैकेनिज्म बनाया था उसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट था वो था 2 थीटा, और जो बीम मैकेनिज्म बनाया था उसमें इस 0.5 W के कारण जो डिस्प्लेसमेंट था वो 3 थीटा था। ठीक है, तो चलिए इसको मैं लिख देता हूँ 5 थीटा। ठीक, डायरेक्टली लिख दिया मैंने यहाँ पे 5 थीटा। क्लियर? अब इसमें कितनी प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई उसकी बात और करते हैं। तो यहाँ पे आपको ई पे, सी पे, एफ पे और डी पे 4 प्लास्टिक हिंज फॉर्म होंगी। ठीक, क्योंकि चारों पॉइंट्स पे कुछ ना कुछ रोटेशन है। तो चलिए सबसे पहले ई की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ 2 MP इंटू 2 थीटा प्लस सी पॉइंट पे कितना रोटेशन है? देखिए, ये थीटा और ये थीटा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन इस पॉइंट पे जो रोटेशन है वर्टिकल के साथ में वो कितना है? वो है थीटा डी के बराबर। मतलब इस पॉइंट पे जो वर्क डन मोमेंट की वैल्यू होगी वो होगी 1.5 MP के बराबर। तो 1.5 MP प्लास्टिक मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी हो गई इंटू थीटा डी मतलब 2/3 थीटा के बराबर प्लस, अब एफ पॉइंट पे कितना रोटेशन है? 2 थीटा, क्योंकि ये थीटा वो थीटा मतलब ये 2 थीटा, तो यहाँ पे भी 1.5 MP इंटू 2 थीटा हो गया प्लस इस डी पॉइंट पे जो रोटेशन है वो कितना है? वो थीटा और थीटा डी के समेशन के बराबर। ठीक, और यहाँ पे जो मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी है वो 1.5 MP और यहाँ पे आएगा थीटा प्लस 2/3 थीटा। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो W की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.105 MP के बराबर। ठीक है, मतलब इस थर्ड कंबाइंड मैकेनिज्म से जो कोलैप्स लोड की वैल्यू आई वो आ गई 1.105 MP। क्लियर? अब देखिए, मैंने यहाँ पे आपको 3 इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म और 3 कंबाइंड मैकेनिज्म ड्रॉ करके बताया और उन पूरे 6 मैकेनिज्म के लिए कोलैप्स लोड की वैल्यू कैलकुलेट की। और इन 6 मैकेनिज्म में से जो सबसे कम कोलैप्स लोड की वैल्यू थी वो थी सेकंड कंबाइंड मैकेनिज्म के लिए, और उसकी जो वैल्यू थी उसकी वैल्यू थी W इज़ इक्वल टू जो था वो था 0.9375
MP के बराबर। मीन्स दिस इज द एक्चुअल और ट्रू कोलैप्स लोड। क्लियर? जो सेकेंड कंबाइंड मैकेनिज्म से कोलैप्स लोड की वैल्यू आई वही ट्रू या एक्चुअल कोलैप्स लोड होगा और वो इसके बराबर होगा। क्लियर? अब मैंने आपसे कहा था कि एक कंडीशन और हमें चेक करना होती है। कौन सी कंडीशन? यील्ड कंडीशन। कि यील्ड कंडीशन का वायलेशन तो नहीं हो रहा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक? अब मुझे मालूम है कि सेकेंड जो कंबाइंड मैकेनिज्म था उसमें 3 पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई थी। कहाँ कहाँ पे? ई पे, सी पे और डी पे। ठीक है? अब मैंने आपसे कहा था कि इस पोर्टल फ्रेम में 5 पॉइंट ऐसे थे जहाँ पे बेंड एंड की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती थी, मतलब 5 क्रिटिकल सेक्शंस थे। उन 5 में से 3 पॉइंट पे तो प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गए। अब बचे 2 पॉइंट, 2 सेक्शंस। कौन कौन से? एक बी पॉइंट और एक एफ। ये 2 पॉसिबल पॉइंट हैं जहाँ पे बेंड एंड की वैल्यू एमपी से ज़्यादा हो सकती है, मतलब इसे हमें चेक करना होगा। हमें इन दोनों पॉइंट्स पे यील्ड कंडीशन का वायलेशन तो नहीं हो रहा, इसको चेक करना होगा। ठीक? तो अब इन दोनों पॉइंट्स पे बेंड एंड की वैल्यू हम और कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है? देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको क्वेश्चन कराया था उससे पूरा बेंड एंड डायग्राम आपको बोला था कि बेंड एंड डायग्राम ड्रॉ करिए, और उसके बेसिस पे हमने बेंड एंड डायग्राम हम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड या मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किसी भी मेथड से हम ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बेसिस पे बता पाते हैं कि यील्ड कंडीशन का वायलेशन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है? मैं यहाँ पे कुछ आपको एक तरीके से बता देता हूँ, फ्री डायग्राम बना के इस फिगर का, और फिर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है? कैसे वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने EC जो पोर्शन है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ठीक है? ये EC पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम, इसको H से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है? कैसे? देखिए, यहाँ पे C पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई, मतलब यहाँ पे जो मोमेंट की वैल्यू होगी उसे मैंने बोल दिया 1.5 MP, और E पॉइंट पे भी प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई है और वहाँ पे भी जो मोमेंट की वैल्यू होगी उसे मैंने 2 MP बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे इसकी मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी 2 MP है, तो ये 2 MP हो गया। ठीक है? अब ये 2 मोमेंट लग रहे हैं और इन दोनों मोमेंट के कारण अब ये अगर पोर्शन बैलेंस रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, तो फिर मैंने कहा 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा दिए। अब सबसे पहले हम इस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, मैं इस QE की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ। तो चलिए, इस फिगर के इक्विलिब्रियम के लिए, इस पोर्शन के इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा? 2 MP, ये क्लॉकवाइज लग रहा है और ये भी तो क्लॉकवाइज लग रहा है, मतलब 1.5 MP इज इक्वल टू QE इंटू इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 5। ये फोर्स, ये डिस्टेंस, मतलब ये भी कपल हो गया, तो ये कितना हो गया? 3.5 MP इज इक्वल टू 5 QE, मतलब QE इज इक्वल टू हो गया 3.5/5, मतलब 0.7 MP के बराबर हो गया। ठीक है? तो चलिए, मैं इस वैल्यू को बोल देता हूँ कि 0.7 MP है, तो इसको भी मैं 0.7 MP बोल देता हूँ। दिस इज 0.7 MP। ये डाउनवर्ड लग रहा है, मतलब ये अपवर्ड लग जाएगा। ठीक है? तो अब हम इस पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम की बात और कर लेते हैं। मुझे B पॉइंट पे बेंड एंड चेक करना है कि B पॉइंट पे बेंड एंड की वैल्यू कितनी है, तो मैंने इस पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। जितना डाउनवर्ड लोड यहाँ लग रहा था उतना अपवर्ड यहाँ लगा दिया। ठीक है? तो चलिए, बेंड एंड पॉइंट B को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेंड एंड पॉइंट B कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ मैं। ठीक है? तो चलिए, B पॉइंट पे खड़े हो जाइए और क्या क्या दिख रहा है राइट साइड में उसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है? उससे हम बेंड एंड की वैल्यू B पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए, बेंड एंड पॉइंट B, इसको मैंने MB बोल दिया। ये इस पॉइंट पे क्या लग रहा है? ये सैगिंग मोमेंट है, मतलब +2 MP हो गया। ये 2 MP है, क्योंकि इधर 2 MP लग रहा है, मतलब ये भी 2 MP होगा। चलिए, HE तो वहीं से पास हो गया, मतलब हमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या करेगा? ये भी सेक करेगा, मतलब 0.7 MP इंटू ये डिस्टेंस कितनी है? 5। ठीक है? देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि इस लोड को मैंने E के जस्ट लेफ्ट पे लगा दिया।
जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था तो मैंने इस पॉइंट लोड को ई के जस्ट लेफ्ट पे लगा दिया था कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और ये W का क्या करेगा, ये हॉक करेगा, मतलब माइनस W इंटू ये डिस्टेंस है 5। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 और ये हो गया 3.5, मतलब 5.5 MP इंटू W। अब इस W की जगह आप वैल्यू पुट कर लेना, वो था 0.9375 MP इंटू 5। ये समझ में आया यहाँ तक। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जो W की वैल्यू थी, जो सेकेंड कोलैप्स मैकेनिज्म से आपने कैलकुलेट की थी, उसकी वैल्यू थी 0.9375 MP, तो W की जगह मैंने ये पुट कर दिया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी, दिस इज 0.8125 MP के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये वैल्यू हो गई 0.8125 MP, और इस पॉइंट पे जो मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी है वो MP है, मतलब इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो MP से कम है, मतलब यील्ड कंडीशन का वायलेशन नहीं हुआ। तो B पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब सिर्फ F पॉइंट और बचा कि F पॉइंट पे यील्ड कंडीशन का वायलेशन तो नहीं हो रहा, इसे हमें चेक करके और देखना है। तो चलिए अब हम F पॉइंट की बात और करते हैं। तो देखिए मैंने CD पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। यहाँ पे C पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई, इसलिए वहाँ पे मोमेंट की वैल्यू 1.5 MP बोल दिया। इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। इसी तरह से D पॉइंट पे भी प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई, मतलब वहाँ पे भी जो MP की वैल्यू होगी वो 1.5, मतलब उस पॉइंट पे भी प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई, मतलब वहाँ पे भी जो वैल्यू होगी वो 1.5 MP के बराबर होगी। ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करते थे तो फिर मैंने आपसे कहा था कि पोर्टल फ्रेम के लिए ये मोमेंट हम किस तरह से कंसीडर करते हैं, बेंडिंग की वैल्यूज़ को, सैगिंग और हॉगिंग इफेक्ट किस तरह से देखते हैं, वो आपको बता देता हूँ। देखिए पोर्टल फ्रेम के केस में अगर इस तरह से डिफ्लेक्शन हो, इस तरह से स्ट्रक्चर या पोर्टल फ्रेम डिफ्लेक्ट हो, तो बोलते हैं कि ये सैग कर गया। ठीक है। और अगर पोर्टल फ्रेम में कोई फोर्स या मोमेंट डिफ्लेक्ट्स द पोर्टल फ्रेम इन दिस वे, तो बोलते हैं कि वो हॉक कर गया। ठीक है। मतलब जो मेंबर हैं उसके इनर सरफेस पे टेंशन है तो वो सैग है, और आउटर सरफेस पे टेंशन है तो हॉक। क्लियर। वो हॉगिंग इफेक्ट हम कंसीडर करते हैं। क्लियर। तो देखिए ये मेंबर को इस तरह से बेंड करेगा, मतलब ये वाला जो है वो सैगिंग इफेक्ट देगा, ये मोमेंट, और ये क्या करेगा, ये इस तरह से मतलब बाहर की तरफ बेंड करेगा, मतलब हॉगिंग इफेक्ट देगा। सीधी सी बात ये है कि इसके कारण जो बेंडिंग डायग्राम आएगा वो कुछ किस तरह का होगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा तो दूसरा इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब इस तरह से बेंड होगा। ठीक है। आप जैसे चाहे रिप्रेजेंट कर लीजिए। वो अपन ने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में जब पोर्टल फ्रेम का एनालिसिस करते थे तब अपने को पता है कैसे बनाते थे बेंडिंग डायग्राम। अभी मैं बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा, अभी तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एक का इफेक्ट हॉगिंग है, एक का इफेक्ट सैगिंग है, मतलब बेंडिंग कुछ इस तरह का बनेगा। क्लियर। अब ये जो 0.5 W है ये क्या करेगा, ये भी हॉगिंग इफेक्ट देगा। सीधी सी बात ये है कि इसके कारण जो फ्री बेंडिंग की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, उसको मैं बोलता हूँ 0.5 W इंटू 3 इंटू 3 AB/L, मतलब 6। तो ये वैल्यू जो होगी दिस इज 0.75 W। ठीक है। ये 9/6 मतलब 0.75 W। ठीक है। अब इसका फिगर अगर बनाना चाहें तो किसी भी तरह से बना दीजिए, वो कुछ इस तरह का होगा। मतलब ये जो बेंडिंग की वैल्यू है वो है 0.75 W के बराबर। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए 0.75 W है, इसमें W की जगह हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, कोलैप्स लोड की वैल्यू को, वो कितनी थी 0.9375 MP। ठीक है। और जब इसको वैल्यूज़ को पुट करोगे तो फिर वो वैल्यू 1.5 MP से तो कम ही आएगी। ठीक है। इसमें जब आप 0.9375 MP से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0.7 कुछ के आसपास आएगी। ठीक है।
सीधी सी बात है कि 1.5 MP से कम होगा। मतलब जो यील्ड कंडीशन का वायलेशन इस F पॉइंट पे भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए इस CD जो कॉलम है इसके लिए जो प्लास्टिक मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी है वो 1.5 MP है, और ये जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की ये 1.5 MP से कम है, तो फिर यहाँ पे भी यील्ड कंडीशन का वायलेशन नहीं हुआ। मतलब इस स्ट्रक्चर के लिए, इस पोर्टल फ्रेम के लिए जो कोलैप्स लोड की वैल्यू है वो है 0.9375 MP के बराबर। क्लियर? UDL पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल और करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पोर्टल फ्रेम कंसीडर किया, इस पोर्टल फ्रेम के ऊपर एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है और UDL एक्ट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है ए पोर्टल फ्रेम इज लोडेड अप टू कोलैप्स एज शोन इन फिगर, फाइंड द प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इफ इट इज ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन थ्रू आउट। कि इस पोर्टल फ्रेम के लिए मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी MP की वैल्यू क्या होगी वो मुझे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ये UDL 10 किलोमीटर पर मीटर का UDL एक्ट कर रहा है और एक 25 किलोमीटर का हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है इस पोर्टल फ्रेम के ऊपर। दोनों एंड हिंज हैं या हिंज सपोर्टेड हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस स्ट्रक्चर पे इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म कितने पॉसिबल हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म n इज इक्वल टू होता है स्मॉल n माइनस ds। ठीक, सबसे पहले डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी की बात करते हैं, ds, और ds इज इक्वल टू होगा 3a प्लस r माइनस 3। यहाँ पे a 0 है। ठीक, नंबर ऑफ क्लोज एरिया जो है वो 0 है क्योंकि ये ओपन साइड है। ठीक है, मतलब a की वैल्यू हो गई 0 और r कितना होगा, r जो है वो ये दोनों एंड हिंज हैं, मतलब यहाँ पे दोनों ही एंड्स पे जो रिएक्शन कंपोनेंट होंगे वो 2 होंगे। ठीक है, मतलब 2 + 2 -3 मीन्स दिस पोर्टल फ्रेम इज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट टू 1 डिग्री। क्लियर? अब इस पोर्टल फ्रेम पे कितने क्रिटिकल सेक्शन हैं उनकी बात और करते हैं। ठीक है, तो देखिए इन दोनों एंड्स पे तो नेचुरल हिंज है, मतलब यहाँ पे तो बेंडेड की वैल्यू 0 होगी, मतलब ये तो क्रिटिकल सेक्शन होंगे नहीं। तो फिर क्रिटिकल सेक्शंस जो पॉसिबल हैं इस कॉलम के एंड पे और इस बीम के एंड पे, इसी तरह से इस बीम के एंड पे और इस कॉलम के एंड पे, मतलब 4, और एक इस BC जो पोर्शन है इसके बीच में कहीं एक सेक्शन होगा, मतलब 5 क्रिटिकल सेक्शन पॉसिबल हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि MBA और MBC बराबर होंगे, सिमिलरली MCB एंड MCD बराबर होंगे, तो फिर यहाँ पे जो क्रिटिकल सेक्शन होंगे वो 3 बचेंगे। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन स्मॉल n इज इक्वल टू जो है वो है 3, और वो कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है, B पे, C पे और मिड एग्जैक्टली मिड नहीं, मतलब BC के बीच में कहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BC के बीच में कहीं। ठीक है, एक B एंड पे, एक C पे और एक BC के बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है, सेंटर नहीं होगा वो, अभी अपन देखेंगे कहाँ निकलेगा। ठीक, अब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म n इज इक्वल टू होगा 3 - 1 मीन्स 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म 2 हैं इस पोर्टल फ्रेम के लिए। क्लियर? अब इन 2 इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म में से एक बीम मैकेनिज्म होगा और एक पैनल या स्वय मैकेनिज्म होगा। ठीक, मैंने यहाँ पे बीम मैकेनिज्म शो किया, ठीक, BC पोर्शन के लिए, और दूसरा स्वय या पैनल मैकेनिज्म शो किया इस C फिगर से। ठीक, और इन दोनों को मिला के एक कंबाइंड मैकेनिज्म भी पॉसिबल है, और एक ही कंबाइंड मैकेनिज्म पॉसिबल है इन दोनों को मिला के जो बनेगा। ठीक है, उसको मैंने इस D फिगर से शो किया। क्लियर? अब आगे चलते हैं, और सबसे पहले हम इस बीम मैकेनिज्म के लिए MP की क्या रिक्वायरमेंट है उसकी बात करते हैं, मतलब प्लास्टिक मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी कितनी होगी इस बीम मैकेनिज्म के लिए उसकी बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, और बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क
हम जानते हैं कि वर्क डन बाय दिस लोड इज इक्वल टू वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक हिंजेस होगा। यहाँ पे 3 पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म होंगी, बी पे, सी पे और मिड पॉइंट पे। किसके? इस यूडीएल के मिड पॉइंट पे, क्योंकि अभी आप सिर्फ बीम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वर्क डन बाय यूडीएल की बात करते हैं। तो इन केस ऑफ यूडीएल हमें पता है कि यूडीएल इंटू एरिया अंडर दिस कर्व, मतलब 1/2 इंटू ये डेल्टा ई इंटू ये डिस्टेंस, मतलब 8 मीटर। क्लियर? अब बी पॉइंट पे जो प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई उसके लिए मैंने बोल दिया एमपी। मैंने एज्यूम कर लिया कि इस पोर्टल फ्रेम के लिए जो मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी है वो एमपी है। ठीक है, अब तो मैंने बी पॉइंट पे एमपी इंटू थीटा लिख दिया, प्लस ई पॉइंट पे लिख लीजिए एमपी इंटू 2 थीटा, क्योंकि रोटेशन 2 थीटा के बराबर है। और इसी तरह से इस सी पॉइंट के लिए लिख लीजिए एमपी इंटू थीटा। ठीक है, ये बी पॉइंट के लिए है, ये ई पॉइंट के लिए है, एंड दिस इज़ फॉर पॉइंट सी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगी 40 इंटू 4 थीटा। ठीक है, डेल्टा ई की वैल्यू मैंने पुट कर दी, इज इक्वल टू ये हो गया 1, 2 और ये 4 MP थीटा। ये थीटा से थीटा कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, मतलब MP इज़ इक्वल टू जो आ गया उसे मैंने बोल दिया 40 किलो न्यूटन मीटर, और इसको MP1 बोल देता हूँ। MP1 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट बीम मैकेनिज्म से MP की वैल्यू आपने कैलकुलेट की। क्लियर? अब हम सेकेंड मैकेनिज्म की बात करते हैं और उसे बोलता हूँ मैं स्वे मैकेनिज्म। स्वे मैकेनिज्म, और इसको C से हमने शो किया। ठीक, ये C फिगर जो है वो है। ठीक, अब इसके लिए भी हम MP की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि इस मैकेनिज्म के लिए MP की रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, तो चलिए बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एक्सटर्नल एंड इंटरनल वर्चुअल वर्क को हम इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा 25 इंटू ये डेल्टा पी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 ही प्लास्टिक हिंज फॉर्म होंगी और तो कोई तीसरी प्लास्टिक हिंज तो पॉसिबल है नहीं, और यहाँ पे 2 नेचुरल हिंज है, मतलब जो 4 हिंज की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो रही है। ठीक है, अब इसके लिए क्या लिखोगे MP इंटू थीटा प्लस MP इंटू थीटा। ठीक है, 25 इंटू यहाँ पे लिख लीजिए ये वैल्यू कितनी है 4 थीटा। क्यों? क्योंकि ये हाइट 4, ये थीटा, मतलब डेल्टा बी जो है वो 4 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 थीटा लिख दिया, इज इक्वल टू 2 MP थीटा। ठीक है, थीटा से थीटा कैंसिल, ये 100/2 मतलब 50, तो MP इसको मैं 2 बोल देता हूँ, ये आ गया 50 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर? मतलब इस पैनल मैकेनिज्म के लिए जो MP की रिक्वायरमेंट है वो है 50 किलोमीटर मीटर। क्लियर? अब आगे चलते हैं और थर्ड मैकेनिज्म मतलब कंबाइंड मैकेनिज्म की बात और करते हैं कि कंबाइंड मैकेनिज्म के लिए हम MP की क्या रिक्वायरमेंट होगी उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे भी हम एक्सटर्नल और इंटरनल वर्चुअल वर्क को इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इस फिगर में 2 जगह प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो रही हैं। कहाँ पे? एक F पे और एक C पे। ठीक, F कहाँ है? F B और C के बीच में कोई सेक्शन है जहाँ पे एक प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगी। ठीक है, चलिए इसको मैं लिखता हूँ थर्ड मैकेनिज्म, और इसको मैंने बोल दिया कंबाइंड मैकेनिज्म। कंबाइंड मैकेनिज्म, और इस कंबाइंड मैकेनिज्म के लिए MP की क्या रिक्वायरमेंट है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो वो पॉइंट मुझे नहीं मालूम कि किस पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगी, तो उसके डिस्टेंस को मैंने बोल दिया x। ठीक है, ये देखिए ये x डिस्टेंस है, कहाँ से? B पॉइंट से। क्लियर? अब इसीलिए मैंने यहाँ पे डेल्टा F की जो वैल्यू लिखी वो लिख दी क्या? ये डिस्टेंस है x, ये थीटा, मतलब x थीटा। ठीक है, अब
ये एक्स थीटा है, और अगर मैं सी एंड से बोलूँ तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 8 माइनस एक्स, तो हम इसको 8 माइनस एक्स और इसको थीटा 1 बोल दिया, मतलब 8 माइनस एक्स थीटा 1 भी मैं बोल सकता हूँ। मतलब थीटा और थीटा 1 के बीच में जो रिलेशन आई वो ये आ जाएगी। क्लियर? देखिए मैंने डेल्टा एफ की वैल्यू इस यहाँ से भी कैलकुलेट की और यहाँ से भी कैलकुलेट की, दोनों को इक्वेट कर दिया और थीटा 1 और थीटा के बीच में रिलेशन निकाल ली। क्लियर? अब बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हम यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं। क्या? ये 25 इंटू डेल्टा बी, अभी डेल्टा बी कितना होगा, ये 4, ये थीटा मतलब 4 थीटा, प्लस अब ये यूडीएल के कारण लिखना है, तो यूडीएल के कारण क्या होगा, 10 किलो न्यूटन का यूडीएल है, 10 किलोमीटर पर मीटर का, और एरिया अंडर दिस कर्व मतलब 1/2 इंटू एक्स थीटा, ये डेल्टा एफ की जगह मैंने एक्स थीटा लिख दिया, इंटू 8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे बी पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना रोटेशन हुआ उतना ही रोटेशन वहाँ हो गया, मतलब बी पॉइंट पे जो नेट रोटेशन है वो 0 है, और जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए तो अब एफ पॉइंट पे जो प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई उसके लिए मैं लिखता हूँ एम पी इंटू थीटा प्लस थीटा 1। क्लियर? और इसी तरह से सी पॉइंट के लिए क्या होगा, यहाँ पे भी लिख लेते हैं एम पी इंटू थीटा प्लस थीटा 1। क्लियर? ठीक है, दोनों के लिए सेम आएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे रोटेशन कितना है, ये थीटा 1 और ये थीटा, मतलब थीटा प्लस थीटा 1, दो ही प्लास्टिक हिंज थी तो ये आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे हम थीटा 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 100 थीटा प्लस ये 2 से 5 इंटू 8, मतलब ये होगा 40 एक्स थीटा हो गया, इस इक्वल टू, इसको मैं लिख लेता हूँ 2 एम पी। ठीक है, और थीटा प्लस थीटा, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये थीटा प्लस थीटा 1 की जगह लिख लेते हैं एक्स थीटा अपॉन 8 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, इसमें से थीटा भी बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 2 एम पी थीटा, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 8 माइनस एक्स। ठीक है, अब थीटा से थीटा सब जगह से हटा दीजिए, तो यहाँ से आएगा 100 प्लस 40x इज इक्वल टू 2 एम पी। ठीक है, और 8 माइनस एक्स और प्लस एक्स मतलब 8 अपॉन 8 माइनस एक्स। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 माइनस एक्स को यहाँ ले जाइए और इससे डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से डिवाइड करूँ अगर मैं, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 10x इज इक्वल टू 4 एम पी, और यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे अपॉन 8 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब फाइनली मैं लिख लेता हूँ कि एम पी इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 8 माइनस एक्स 25 प्लस 10x अपॉन 4। ठीक है, ये एम पी की वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले तो हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो मुझे पता है कि एम पी मैक्सिमम हो तो फिर हम डी एम एम पी बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करके देख लेते हैं, तो x मिल जाएगा, और फिर उस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेना तो एम पी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। ठीक, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डी एम पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये 5/4 तो बाहर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 निकाल दिया, तो ये कितना बचा 5 प्लस 4x। ठीक है, 5 बाहर निकाल दिया, 2x बचा, सॉरी, और यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, 5 प्लस 2x 8 माइनस x को किया तो ये -1 प्लस यहाँ पे
8 माइनस एक्स को वैसे का वैसा रख दीजिए और इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2। समझ में आया यहाँ तक? मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, इसमें से 5 बाहर निकाल दिया तो 5/4 हो गया, ये बचा 5 + 2x, तो 5 + 2x, इसको डिफरेंशिएट किया तो -x हो गया, फिर 8 माइनस एक्स को वैसे कैसे रखा, इसको डिफरेंशिएट कर लिया तो 2 आ गया। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो x की वैल्यू आएगी तो x = होगा 2.75 मीटर। क्लियर? अब इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। x की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो फिर आपको mp की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में? मैंने कहा कि इस वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको mp की वैल्यू मिलेगी और mp = हो जाएगा 68.91 किलो न्यूटन मीटर। इसको मैंने बोल दिया mp3। ठीक है, अब mp3 आपने कैलकुलेट कर लिया इस थर्ड मैकेनिज्म से। ठीक, मतलब इन तीनों मैकेनिज्म में जो mp की सबसे ज़्यादा वैल्यू आई वो किस मैकेनिज्म से आई? वो कंबाइंड मैकेनिज्म से आई। ठीक है, मतलब इस फिगर के लिए या इस स्ट्रक्चर के लिए जो एक्चुअल mp होगा वो किसके बराबर होगा? वो इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आई है उसके बराबर होगा। मतलब एक्चुअल या ट्रू प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर दिस पोर्टल फ्रेम इज इक्वल टू होगा 68.91 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर? अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे हमें ये भी देखना होता है कि यील्ड कंडीशन का वायलेशन तो नहीं हो रहा, ये चेक करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू निकली है ये कंबाइंड मैकेनिज्म से निकली है। अब कंबाइंड मैकेनिज्म में 2 जगह प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई, कहाँ पे? F पे और C पे। और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे 3 क्रिटिकल सेक्शन है, एक BC के बीच में जो कि F हो गया, और C पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई तो वो भी हो गया। अब सिर्फ एक ही सेक्शन ऐसा बचा है, कौन सा? B पॉइंट, कि यहाँ पे यील्ड कंडीशन का वायलेशन तो नहीं हो रहा, इसको हमें चेक करना होगा। ठीक है, अब जब हम इसको बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, चाहे आप स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से कर लीजिए, चाहे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से कर लीजिए, किसी भी मेथड से जब आप इसका बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करोगे तो बी पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी बेंडिंग मोमेंट की वो 31 के कुछ आसपास आएगी। ठीक है, मतलब 68.91 किलोमीटर से बहुत कम है। ठीक है, इसको आप चाहें तो ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। सीधी सी बात यह है कि यहाँ पे यील्ड कंडीशन का वायलेशन भी नहीं हुआ पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी। मुझे बी पॉइंट क्रिटिकल था, उसी को मैंने चेक कर लिया। ठीक है, अब आज हम प्लास्टिक एनालिसिस की सीरीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हालांकि अभी भी 1-2 टॉपिक बाकी हैं। जैसे मैंने अभी जो पोर्टल फ्रेम का एनालिसिस किया, इसमें जो कॉलम है उनकी लेग वर्टिकल है, मतलब कॉलम इंक्लाइंड नहीं है। अगर ये कॉलम इंक्लाइंड हो जाए तो फिर उन पोर्टल फ्रेम का एनालिसिस किस तरह से किया जाता है ये अभी डिस्कस करना है, और प्लास्टिक थ्योरी के बेसिस पे डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है ये भी अभी हमने डिस्कस नहीं किया। ठीक, लेकिन जब स्टील स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो फिर प्लास्टिक थ्योरी के बेसिस पे किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किस तरह से करते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।